तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम जो है हमने लगभग 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली है एंड 8वीं क्लास आज हम करने जा रहे हैं। और आज से जो है 8वीं और 9वीं क्लास हो जाएगी एंड कल जो है आपकी 10वीं क्लास हो जाएगी। तो आपको कल शाम को या फिर 1 तारीख को जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे फिर उसको बाद में उस इसके इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं और 200 क्वेश्चन है जो 3-4 बार पढ़ने हैं, बस इतना सा काम है। ठीक है? मेरे हिसाब से अगर आप अम, एक दिन एक बार पहले पढ़ लेना, फिर दूसरे दिन जो है उसके बाद पढ़ लेना, बस इतना सा काम है। फिर उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, शुरू करते हैं। 2 वर्षों के लिए 8 प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 48 रुपए है। अब भाई अगर हम देखें कि हमारे पास अगर 100 रुपए है, ठीक है? 100 रुपए है और उसके ऊपर हम 8% से रेट लगाएँ, ठीक है? तो आप बोलोगे 8 रुपए ब्याज बनेगा और दूसरी साल भी 8 रुपए बनेगा। यानी अगर आपका एसआई की बात करोगे तो 16 रुपए ब्याज बन रहा है। लेकिन अगर आप वहीं पे टीआई की बात करोगे, तो एक एक्स्ट्रा टर्म क्या लगेगी कि इस 8 पर आपका 8% की रेट से ब्याज और लगेगा, बस इतनी सी बात है। और 8 का 8% निकालोगे, तो आप बोलोगे ये 0.64 हो जाएगा, ठीक है? तो यानी अगर आप कंबाइंडली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी बात करोगे तो ये 16.64 लगेगा, ठीक है? या फिर इसको रेट बना के भी निकाल सकते हो, जैसे हमने वो फ़ॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है? कौन-सा फ़ॉर्मूला? रेट वाला, जो कंबाइंड रेट बनाते हैं ना हम, ये रहा। देखो कौन-सा था x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बटे 100 ये वाला, ठीक है? इससे रेट कंबाइन करते हैं ना हम, 8 प्लस 8 और प्लस क्या हो जाएगा 8 गुना 8 बटे 100। तो ये कितना आएगा भाई? ये आएगा 16.64। यही आपकी कंपाउंड रेट हो जाएगी दोनों सालों की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ₹100 पर अगर 16.64 लग रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट, और ₹100 पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, वो आपका कितना लग रहा है? 16। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 16, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 64। 0.64। अब यहाँ पे 0.64 की वैल्यू क्या है? 48, क्योंकि हमने अंतर निकाला ₹100 पर ये, और हमारा एक्चुअल अंतर है ये 48 बटे 0.64 हो जाएगा, और हमें किस पे निकालना है? 100 पे बस। अब ये पॉइंट हटाओगे तो 100 और लग जाएगा, ठीक है? 2 संख्याओं के लिए तो पॉइंट हटाओगे तो 100 और लग जाएगा। अब देखो 16 तिये 48, 16 चौके 64, 4 से काटा तो ये 25 आ जाएगा। बस इतना हो गया। 25 तिये 75, 25 तिये 75 और इंटू 100 कितना हो जाएगा? 7300। बस यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो डिफरेंस है आप कोई भी संख्या मान के निकालो, उस मान को और उस मान से बराबर कर दो जो आपको दिया हुआ है, ठीक है? फिर आपके जो भी मल्टीपल आता है उसको आप जो आपने माना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मेरा मल्टीपल आया वो 74 आया, 75 आया है, उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 7500 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, एक संख्या को पहले तो 20% बढ़ाया, फिर 15% घटाया। यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या है? वही बात है कि पहले आप क्या करोगे, 20% बढ़ाओगे, ठीक है? फिर आप 15% घटाओगे, तो आरंभिक मान क्या हो जाएगा? अब अगर मैं इसकी रेट बना के निकालूँ, तो आप बोलोगे कि 20 माइनस 15 और प्लस हो जाएगा 20 गुणा माइनस 15 बटे 100। तो ये तो आ गया 5, और यहाँ से आप कर दोगे तो ये 300 हो जाएगा, और वो भी किसका? माइनस का, तो ये -3 आएगा, यानी 2% हो जाएगा। अब 2% का मतलब क्या है कि हमारी जो एक्चुअल रेट आ रही है ना दोनों को करने के बाद 2% बढ़ रहा है। यानी अगर 100 था तो वो 102 हो जाएगा, ठीक है? अगर हमारी वैल्यू 100 थी तो 102 हो जाएगी। तो मैंने कहा कि 204 जो है ना ये इक्वल टू 102 है, और हमें मान किसका निकालना है? 100 का। बस हो गया आपका काम। 102 दूनी आपका 204 होता है। यहाँ पे आ गया आपका 200, सॉरी 20, और ये आपका 2000 हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? रेट वगैरह ये सारी चीज़ें ना आप कैलकुलेट करोगे ना, तभी आ जाएगा x प्लस वाई कहाँ पे काम आ रहा है ना? कहीं पे ऐसे करने को तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। 100 थे, 120, 100 प्लस आपका 20% बढ़ा, तो ये 120 हो गया। फिर आपका क्या हुआ? 15% कम हो गया। 15% कितना कम होगा? देखो, 120 का 15% निकालेंगे तो ये 6, और ये 5, 5 से काटा 3, 6 तिये 18, 18 कम हो गया। 120 में से 18 कम होगा तो कितना आएगा? 102 ही आएगा, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखिए, ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते हैं। देखो यहाँ तक जो एक वैल्यू है और बटे में आपका 3√8 है। यहाँ तक भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 225 का क्या हो जाएगा? 15, रूट है। 15 इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 169, और 169 का रूट क्या हो जाएगा? 13। अब ये 13 इसके अंदर जुड़ेगा तो ये 121 हो जाएगा, और 121 किसका रूट होता है? 121 का रूट क्या होता है? 11। ये 11 इसमें जुड़ेगा तो ये 36 हो जाएगा। 36 का रूट क्या होता है? 36 का होता है 6, और 6 10 में जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा? 16, 16 का रूट क्या होता है? 4। 4 आ गया। हमारे पास बचा क्या? नीचे क्या बचेगा? आप देखो कि 8 का जो है क्यूब रूट लगा हुआ है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2, यानी आपका 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। 4/2 आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ काफ़ी मुश्किल सवाल नहीं दिया हुआ है।
पा 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से हमने 1.55 मीटर मापा, तो त्रुटि का प्रतिशत मान क्या है? अब देखो कि यहाँ पे 1.55 मापा आपने और 1.50 मापना था, यानी यहाँ पे आपकी जो त्रुटि है 0.05 है, ठीक है? और वो किस पे हो रही है? 1.5 पे, एक्चुअल वैल्यू पे हो रही है, ठीक है? 0.05 और इसके किसके ऊपर गलती हुई है? 1.5 के परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, यहाँ पे भी आपका 2 के ऊपर है, यहाँ पे 1 के ऊपर है, तो आपको नीचे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हटाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से डेढ़ है ना, 1.5 है, इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा ये तो आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने से 50, ठीक है? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और नीचे क्या आ जाएगा आपका 15, ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 5 तिये 15 1 3 सही है 1/5 आपका सॉरी 15 है तो हाँ, ठीक है 3 सही है 1/5 यहाँ पे आपका आंसर चेंज कर लेना आप उसके अनुसार, ठीक है? आपका मेन जो है वो आपका 0.05 बटे आपका क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 100 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा। यहाँ से आप करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 5, 1.5 बच गया। अब देखो ये जो पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर क्या लगा देंगे 0 तो 50 बटे 15 हो जाएगा और 15 करेंगे तो कितना होता है देखिए 5 ती 15 ती 45 बच गया कितना 5 बटे 15 यहाँ से काटेंगे 1 बटे 3 तो 3 सही है 1 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा जो कि 3.3% होता है, ठीक है? चलिए। देखिए अरिथमेटिक जो होती है ना, अरिथमेटिक में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, आपका आंसर आएगा। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन में आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन-सा ऑप्शन आएगा, तो आप ऑप्शन लेके सोल्व कर लो चाहे, ठीक है? अरिथमेटिक का यही रूल है कि आप किसी से सोल्व करो, वो आंसर आएगा ज़रूर, ठीक है? उससे भी सोल्व कर सकते हो, आंसर मान लो, पहले आंसर चुन लो चारों में से, लेकिन ये तब करना जब आपके पास टाइम इनफ हो। 165 लीटर के एक मिश्रण में एक्स और वाई का अनुपात 6:5 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल वाई मिलाया जाए, नए मिश्रण में एक्स और वाई का अनुपात क्या है? देखिए, 165 में अगर हम बात करें 6 और 5 के हिसाब से एक्स और वाई है। तो 6 और 5 क्या हो गया 11, 11 का डिवाइड किया 165 में तो कितना आएगा? 11 एकम 11 और 11 पाँचे 55 15 तो ये 15 छीके 90 तो ये हो जाएगा और 15 पाँचे 75 ये हो जाएगा, ठीक है? अब ये बोलता है कि यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल वाई मिलाया जाए, तो वाई मैंने मिलाया, तो ये क्या हो गया 90 और 80 हो गया। तो इसका जो नए मिश्रण में अनुपात है वो क्या हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, पी क्यू आपका 3/5 है और क्यू आर आपका क्या है? ठीक है? पी आर आपका दिया है 2:3 तो 3 पी 4 क्यू 3 आर क्या हो जाएगा? तो मान से मल्टीप्लाई कर दो इतनी तो बात है, ठीक है? मान से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5:3 दे रखा है हमें पहले तो, ये पी आर है या क्यू आर है? क्यू आर होना चाहिए ना, मान लो 2/3 है यहाँ पे। यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 से क्यों? बराबर करना है बीच वाली संख्या, जो क्यू है उसका मान तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया 10 और ये 6 और इसको हमें किससे करना है 3 से, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है? तो ये क्या आ गया हमारे पास 10, 6, 9 ये आ गया आपका रेशियो पी क्यू आर का, ठीक है? अब हमें जो दे रखा है, ठीक है? उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पी का मान कितना है 10 अनुपात 4, 4 इंटू क्यू का मान कितना है 6 अनुपात 3 आर का मान कितना है 9 यहाँ से ये हो गया 30, 6 छके 24 ये 24, 9 तिया 27 ये 3 से काटेंगे 10, 8, 9 तिया 27, 10, 8, 9 ठीक है। नहीं, नहीं सही है। 10, 8 अनुपात 10, 8, 9 हो जाएगा ये, ठीक है? यहाँ पे आप चेंज करना पड़ेगा। सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 2.47 देखो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चंस ये टाइप करने में मिस्टेक ये बार वाला क्वेश्चन है ना ये टाइप नहीं होता। तो देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमें जो दिया है वो क्या है? 2.47 के ऊपर बार है। प्लस हमें दिया 3.53 इसके ऊपर बार है। प्लस हमें दिया है 0.05 इसके ऊपर बार है। पहली चीज़ जो ऊपर वाली संख्या है ना सीधा जोड़ दो 2, 3, 5, 5 हो जाएगा, ठीक है? अब जो ये 47 है 2 संख्याएँ हैं और 2 संख्याओं के लिए हमें दोनों के ऊपर बार है तो 99 लगेगा नीचे। 53 है 53 दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो ये 99 लगेगा और प्लस आपको क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? 5/99 तो ये जोड़ो 47 और 53 100 100 हो गया
और 5 क्या हो गया 105 हो गया, 105/99। अब 105/99 तो 1 तो हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1 तो, क्योंकि 99 के अंदर भाग जा रहा है, तो बाकी क्या बच गया 6/99, तो ये 6.6 बार आ गया, 6.06 बार, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा, 6.06 बार, ठीक, यहाँ पे बार लगा। नेक्स्ट देखो, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, तो वो 36 मिनट की देरी से पहुँचता है। मान लो कि उसकी चाल 10 थी, ठीक है? अब वो 60% से चल रहा है, यानी 6 से चल रहा है। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 6:10 हो जाएगा। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि ये जो 4 का डिफरेंस है ना, इस वजह से ये 36 मिनट देरी पे पहुँच रहा है। यानी 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? 9 हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या पूछा हुआ है? गंतव्य तक पहुँचने में उसका सामान्य समय क्या है? अब सामान्य समय की बात करें तो वो क्या है 10, 10 इंटू 9 करेंगे तो ये 90 मिनट आ जाएगा। देखिए दोबारा से सॉल्व करना। देखिए सिंपली देखो, भाई अगर हम बात करें हमारे पास जो सामान्य है चाल 10 है और उसका 60% चल रहा है 6, यानी इसको रेशियो से काटे तो हम ये 5:3 हो गया। इसका टाइम क्या हो जाएगा? ये तो होगी आपकी स्पीड, एंड टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा भाई? टाइम हो जाएगा 3:5। यही तो बात है। यहाँ से हम देखें कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 2 का, ये किसके इक्वल है? 2 का डिफरेंस जो आ रहा है वो 36 मिनट के इक्वल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे ये 36 मिनट की देरी से क्यों पहुँच रहा है? क्योंकि इसने अपनी चाल क्या है वो 60% कर रखी है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 3 और 5 के बीच का 2, ये 36 मिनट के बराबर है। यानी एक अगर एक की बात करें, एक की वैल्यू वो आपकी 18 मिनट के बराबर आएगी। अगर मैं सामान्य चाल की बात करूँ, सामान्य चाल कौन-सी है? ये वाली। सामान्य चाल कौन-सी है? ये वाली। यानी इसकी वैल्यू क्या है? 3 और एक की वैल्यू क्या है आपकी 18, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54 मिनट। ठीक है? नहीं वैसे भी आ सकता था, मतलब 10 और 6 किया था हमने, उससे भी आता है आंसर तो। 10 और 6, 6 और आपका 10। वहाँ पे हमने बस एक गलती करी कि हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, जबकि होता किससे है? ये 6 से मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ से आपका 4 डिफरेंस आया, 4 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 9। 9 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छीके 54। तो आप रेशियो के अंदर कुछ भी करो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। 12 वर्ष की धनराशि 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मैंने हमेशा बोला है कि ये पहले आप 20% निकालो, तो ये कितना आ जाएगा 240 और दूसरे साल भी 240 और इसके ऊपर आप क्या लगा लो 20% लगा। इसके ऊपर 20% लगाओगे तो 240 इंटू 20 बटे 100, दो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 48 आ जाएगा। ठीक है? तो ये तो आ गया आपका 24 दूनी 48, 480 प्लस 48 ये आपका हो गया 528। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत। रेशियो से भी कर सकते हो, बट वही चीज़ है, आपको आसान लगना चाहिए, वही चीज़ से आप करो। एक पति, पत्नी, बच्चे की औसत आयु, एक पति, एक पत्नी, एक बच्चे की औसत आयु 100 वर्ष पूर्व है 28 वर्ष थी। यानी 28 इंटू 3 उस टाइम में उनकी आयु कितनी हो गई आपकी? 84। 100 वर्ष पूर्व थी, तो सबकी 2-2 वर्ष बढ़ेगी, तो 6 साल और ऐड कर देंगे, तो वर्तमान की आयु आ जाएगी 90 ईयर्स। सहपति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष थी। अब देखो कि अभी इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? अगर हम बात करें पत्नी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व है। पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व जो है आपकी औसत आयु 21 वर्ष थी। यानी अगर हम बात करें तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 प्लस 5 वर्ष पूर्व थी, तो आपकी 5-5 दोनों के अंदर ऐड हुई होगी तो 10 वर्ष और होगी। यानी अभी इनकी वर्तमान आयु कितनी है? 52 और हमारे पास टोटल कितनी आ रही है? वो आ रही है 90। तो यानी इनका जो डिफरेंस है 90 माइनस 52 यही आपकी आयु है, यानी 38 वर्ष। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। IPv4 ठीक है? IPv4 जो है, वो एड्रेस के कितने बिट नंबर का प्रयोग करता है? IPv6 भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अगर आप लोगों ने याद नहीं किया है, तो ये आपके लिए बुरी बात है, ठीक है? तो ये होता है 32 बिट का। IPv4 जो है, उसके अंदर हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोलन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? हेक्साडेसिमल वाला, ठीक है? यहाँ पे जो है आपके 0 से लेकर 255 तक के आपके 4 समूह होते हैं, ठीक है? 0 से लेकर 255 तक के 4 समूह होते हैं, अंकों के 4 समूह होते हैं, ठीक है? एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन-सा फंक्शन उपलब्ध नहीं है? सब्ट्रैक्ट है, आपका सम दे रखा है, वी लुकअप दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। तो इसमें सम तो आपको सबको पता है कि ये अवेलेबल होता है। अगर हम देखें वी लुकअप ये भी आपका अवेलेबल होता है, एलसीएम भी होता है। सब्ट्रैक्ट जो है आपका अवेलेबल नहीं होता। चलिए, आगे देखते हैं। सम A1 कोलन A5 B10 कोलन C5 फंक्शन में यूनियन रेफरेंस ऑपरेटर है। यूनियन जो ऑपरेटर है वो कौन-सा है? डॉट है। ये जो डॉट है, यही आपका
ये जो डॉट है, ये जो ऐसे लगा हुआ है ना ये वाला, ये साइन, तो साइन को बनाओ। ये जो साइन है ना, ये है आपका यूनियन रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है? ये आपका क्या है? यूनियन रेफरेंस ऑपरेटर। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना A1 कोलन A5, ठीक है? फिर यहाँ से ये जो दे रहा है ना, ये यूनियन रेफरेंस ऑपरेटर होता है और कोलन जो होता है ना, वो रेंज ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर होता है। ये रेंज बताता है कि A1 से हमने क्या लिया हुआ है, A5 लिया हुआ है। तो आपकी जो A1 से A5 वाली जो रो होती है ना, जो कोलन होता है, वो आपका सेलेक्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। दोस्त क्वेश्चन नंबर 224 में आ गए। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन-सा एक गणितीय ऑपरेटर नहीं है? तो यहाँ पे आप देखोगे गणितीय ऑपरेटर इसमें से कौन-सा है? जो इक्वल है ना आपका, ये आपका गणितीय ऑपरेटर नहीं है, ये लॉजिकल है। ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। बाकी आपके जो साइन है ये आपके क्या है? गणितीय ऑपरेटर है। एक्सेल में फ़ॉर्मूला कौन-सा चिन्ह कॉलम या रो की विशेषीकृत करता है? तो इसकी बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, एक्सेल में 3 शीट एक्सेल में शीट 3 में शीट 1 की सेल A10 को संदर्भित करने का सही तरीका क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। शीट 3 और आपको ये एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लगाना है A10, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी A1 लगा रखा है, ये गलती कर रखी है, बाकी आपका आप 3 8 A10 लगाते तो आपका ये सही होता, ठीक है? चलिए, आगे देखिए। एक्सेल में B7 कोलन C9 क्या संदर्भित करता है? तो पूछ लिया जो चीज़ आपसे अभी हमने बात करी थी। B7 से लेकर C9 तक की सभी सेल को ये क्या कर देगा? संदर्भित करेगा, ठीक है? B7 से C9 तक की सेल को। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन-सा विकल्प पावर पॉइंट स्लाइड के लेआउट मेनू में उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका एनिमेशन है, ये आप स्लाइड लेआउट मेनू में उपलब्ध नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन-सा विकल्प पावर पॉइंट में टास्क पैन में उपलब्ध नहीं होता? तो ये आपका जो टास्क पैन में है, वर्ड आर्ट जो है आपका टास्क पैन में उपलब्ध नहीं होता, बाकी गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट, सर्च रिजल्ट भी आपके उसमें शामिल होते हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन आदि विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध रहते हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, स्लाइड शो के अंदर अवेलेबल रहते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? एक कर्सर को एक शब्द के लिए आगे ले जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? आगे देखिए, रन प्रोग्राम विंडो के माध्यम से एमएस वर्ड विनवर्ड हो जाएगा ये तो, टाइप करने की जरूरत है। सेकंड सबको पता है? चलिए, पिछला निम्न में से कौन-सा विकल्प सेक्शन ब्रेक के तहत उपलब्ध नहीं होता? सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत जो है हमें क्या उपलब्ध नहीं होता? तो हमारे पास जो है पिछला पेज अवेलेबल नहीं होगा। एक तरह की सूचना को अलग-अलग स्थानों पर अनेक लोगों तक भेजने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो हम किसका करेंगे? मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? मेल मर्ज का। एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध रहता है? तो ये आपको पता है क्योंकि हमने हमारी पीडीएफ के अंदर भी वाटरमार्क लगा हुआ मिल जाएगा, कई सारी पीडीएफ्स होती है उसमें। ये किस में रहता है? ये आपका प्रिंट लेआउट में रहता है। वहाँ पे आप जाके कस्टम कर सकते हो अपने हिसाब से। वेब पेज पर किसी सूचना को खोजने के दौरान कीवर्ड के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं भई? उसे वाइल्ड कार्ड कहते हैं। निम्न में से कौन-सी वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषा नहीं है? अगर हम भाषा की बात करें तो आपका जो है एचटीटीपी नहीं है, ये कोई भाषा नहीं है, ठीक है? इसमें एचटीएमएल है, हाइपरटेक्स्ट है, हाइपरलिंक है, एक्सटेंबल मार्कअप लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, बाकी आपकी एचटीटीपी नहीं है। एचटीटीपी का पूरा पूरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे पूछ भी लिया गया है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का ये एचटीएमएल का नहीं है, ये भी ध्यान रखें। किस संचार प्रोटोकॉल द्वारा रिमोट कंप्यूटर के डेटा और फाइलों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके एफटीपी के द्वारा। डोमेन नेम निम्न में से स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नेम में जो स्पेशल नेम कैरेक्टर है, उसके लिए हाइफ़न का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? ये जो हाइफ़न है ना तो ये थे आपके 240 क्वेश्चन्स। अभी हमने 8 क्लासेस कंप्लीट किए 30 के हिसाब से आपकी और जल्द ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और इन क्वेश्चनों को ना बार-बार पढ़ना पड़ेगा, वरना ये अजीब ही लगेंगे, ठीक है? बहुत बहुत सारे आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नया आता है ना, वो अजीब लगता है कि क्या पूछ लिया, है ना? आप उसके बाद जो है आप जो है फ़ैमिलियर हो जैसे आपको विनवर्ड का पूछे, पावर पॉइंट का पूछे, ये क्यों याद हो गए आपके इतने जल्दी से? ये आसान नहीं है इसलिए नहीं, ये इसलिए कि आपने बहुत बार पढ़ लिया इनको, बहुत बार जनरली यूज़ भी कर लिया होगा, है ना? इसलिए ये आपको ज़्यादा याद है। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही।